नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। अब यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की राजनीति उबाल पर है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों ने लंबे समय तक शासन किया है। कुल 21 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे ज्यादा नारायण दत्त तिवारी रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल ज्यादा रहा। इसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति हावी हुई और ब्राह्मणों की राजनीति धीरे धीरे पिछड़ों के और अन्य जाति समुदायों के हाथ में जाती गई। लेकिन ब्राह्मण अभी भी तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री भले ही ना रहा हो, लेकिन ब्राह्मण सत्ता के केंद्र में रहा। ब्राह्मण किंग मेकर की स्थिति में रहा। ब्राह्मणों की स्थिति यह है कि वे अपना वोट भी डालते हैं, दूसरा का वोट भी डलवाते हैं। यही वजह है कि इस समय यूपी में सभी पार्टियां ब्राह्मणों के पीछे लग गई हैं। प्रणाम पंडित जी कह करके इस समय सभी ब्राह्मणों के दरवाजे पे जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बार ब्राह्मणों के साथ सरकार बना चुकी है। इस बार उसने फिर से प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी 5 लोगों की अपनी एक कमेटी बना दी है, जिसके जरिए वे ब्राह्मणों की समस्याओं को सुनेंगे और ब्राह्मणों को साथ लेने की कोशिश करेंगे। उनमें मनोज पांडे उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा भी उनके साथ में है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की कांग्रेस के बाद नेशनल पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ऐसा माने जाने लगा कि ब्राह्मण भाजपा से दूर जा रहे हैं। लेकिन यह बात कितनी सही है, कितनी गलत है, यह अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ब्राह्मणों ने यह तय ही नहीं किया है कि वे किसके साथ जा रहे हैं। वे अभी भाजपा के साथ बने हुए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर दी है। हाल ही में केंद्र में जो मंत्री बनाए गए उसमें से एक ब्राह्मण चेहरा है। दूसरा जितिन प्रसाद, जो ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे कांग्रेस का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा लिया है। अब सियासत की चाबी ब्राह्मणों के हाथ में है। कहानी शुरू होती है कानपुर के बिकरू कांड से। बिकरू कांड में विकास दुबे की हत्या हुई, उसी के साथ 6 और अपराधी मारे गए और उन्हीं आरोपियों में से एक की पत्नी खुशी अभी भी जेल में है। उसकी जेल की रिहाई के लिए, जमानत के लिए सतीश चंद्र मिश्रा, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वे खुशी मिश्रा का केस लड़ेंगे। अब अपराधियों का साथ देना ब्राह्मणों की राजनीति हो सकती है या नहीं हो सकती, इन तमाम सारे मुद्दों पे, इन तमाम सारे सवालों पर जवाब देने के लिए पार्टी के लोग हमारे साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी इस पर जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ में हैं। कांग्रेस से उमाशंकर पांडे हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद भारद्वाज इस सब पर अपनी एक तथ्यात्मक राय देंगे। आज सवालों की शुरुआत समाजवादी पार्टी से करते हैं। मनोज जी, वैसे तो इसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता को भी आना चाहिए था, लेकिन वे प्रबुद्ध सम्मेलन में व्यस्त हैं। सामान्य तौर पर वो टीवी चैनलों में और मीडिया के सामने आने से बचते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मामले में समाजवादी है। वे लोग अपनी बात भी रखते हैं और अपनी बेबाक राय से जनता से रूबरू भी होते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अचानक ब्राह्मण प्रेम जो जागा है तमाम सारी पार्टियों का, खासतौर पर आपका भी, आपकी पार्टी को यह माना जाता है कि वे जाति विशेष की राजनीति करते हैं, मजहब की राजनीति करते हैं, लेकिन अचानक से केवल ब्राह्मणों की राजनीति करना, ये अचानक से ये क्यों हुआ और ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों चिल्लाने लगे? दूसरी बात, मेरा यह भी कहना है कि अगर कोई अपराधी मारा जाता है एनकाउंटर में, तो फिर उसके पीछे हम जातिगत आंकड़े लेकर के क्यों खड़े हो जाते हैं? अपराधी तो अपराधी है, फिर चाहे वो किसी भी दल, जाति विशेष, पंथ, समुदाय का क्यों ना हो। मनोज यादव जी। देखिए केके जी, एक बात तो स्पष्ट है कि ब्राह्मण किसी एक दल की पूंजी नहीं है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस रही हो, या बसपा रही हो, या मायावती जी की बीएसपी रही हो, सभी राजनीतिक दल में उनकी अपनी एक अलग सी और एक खास सी भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई, तब तब हमारे वरिष्ठ और तमाम सारे ब्राह्मण नेतृत्व करने वाले लीडर्स मुख्य भूमिका में रहे। इसमें किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है। समाजवादियों में के पास चाहे वो जनेश्वर मिश्र जी जैसे बड़े नेता हों, जिनको छोटे लैया कहा गया, ब्रजभूषण तिवारी जी हों, जिनको भी एक बड़ा नेता ब्राह्मण का चेहरा माता प्रसाद पांडे जी, ये सब वो विभूतियां हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की शान रही है अपने अपने दौर में, अपने अपने काल में। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की बात आखिर क्यों करने लगी। हमें तो पूरा वोट नहीं मिला था, वोट तो सबसे ज्यादा जो मिला वो बीजेपी को मिला था। लेकिन उपाध्याय जी, हुआ क्या
एक ऐसे व्यक्ति को आरएसएस ने, और जिद समझ लीजिए उसकी व्यक्ति की, या आरएसएस का डर समझ लीजिए, एक ऐसे मठाधीश को बैठाला उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई इस प्रदेश में है तो ब्राह्मण है। वो हरशंकर तिवारी जी से लेके उत्तर प्रदेश के जगह जगह पे तमाम सारे वो उनके मुख्य विपक्षी के रूप में रहे हैं। हरशंकर तिवारी के हाथा पे जिस तरह छापा मरवाया योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, फिर किसका फोन गया तो वो पीएससी की कई गाड़ियां वापस आई, वो सब जग जाहिर है। अब उस पे केंद्रित होती है जो बीजेपी अपने आप को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बचाती, कि अन्य राजनीतिक दल जो है वो अपराधियों की शरण में जाते हैं। तो राजन तिवारी है, राजन शुक्ला है, कौन है ब्राह्मण नेता है जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और योगी जी के पता नहीं वो एंटी में है कि उनके बड़े खास हैं, सारी बातें जनता के सामने हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। अगर विपक्ष ये कहे कि कोई व्यक्ति महाकाल, लेकिन आप तो विकास दुबे के पीछे खड़े हो गए। विकास दुबे का एनकाउंटर जो हुआ, समाजवादी पार्टी तो उनके पीछे खड़ी हो गई। मुझे तो ये भी सुनने में आया कि कुछ लोगों ने विकास दुबे और प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां लगाने की मांग की है कानपुर में। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति के नाम पर अपराधियों के पीछे इस तरीके से खड़े हो जाना उचित है? मैं उसी पे आ रहा था के उपाध्याय जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति महाकाल के, मैं वो अपराधी नहीं, मैं कह रहा हूं वो आतंकवादी हो। क्या हम उस बात को इस संदर्भ में जोड़ सकते हैं कि जो अजमल कसाब था उसको अगर हमारी मुंबई की पुलिस या एटीएस मारना चाहती तो उसके चेहरे पे और उसके सर पे 1000 गोलियां मारती, जो हमारे तमाम सारे एटीएस के जवानों को जिसने गोलियों से भुना था, आम जनता को भुना। लेकिन हमने रोका ना। क्यों रोका? हमने इसलिए उसको रोका कि हम उसके तथ्यों में जाना चाहते थे, वो तमाम सारे मुद्दे। ठीक उसी तरह अगर विकास दुबे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता था, बसपा से रखता था, या बीजेपी से रखता था, कांग्रेस से रखता था, तो इस सरकार को, उस अपराधी ने अपने आप को सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद वो कानून के हवाले कर रहा था। क्या सरकार को उसकी तह में नहीं जाना चाहिए? हो सकता है उसमें समाजवादियों का हाथ रहा हो नरसंहार कराने में, हो सकता है बसपा के किसी नेता का हाथ रहा हो, और या हो सकता है मौजूदा सरकार का ही रहा हो। सरकार को एक्सपोज करना चाहिए। सरकार ने एक्सपोज नहीं किया, सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से जो इतनी बड़ी, ये तो आप विकास दुबे की वकालत कर रहे हैं मनोज जी, विकास दुबे की वकालत कर रहे हैं जिन्होंने 6 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी थी और उनमें ब्राह्मण पुलिस कर्मचारी भी थे। मैं आलोक अवस्थी जी के पास जाता हूं। आलोक अवस्थी जी, ये जो ब्राह्मणों की राजनीति अचानक गरमाई है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की विरोधी है और किसी एक जाति वर्ग समुदाय के साथ में खड़ी है, तो ये अचानक से इस तरह के आरोप क्यों लगने लगे और भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से ब्राह्मण चेहरों को शामिल करना शुरू किया? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण राजनीति में उन्हें डिफेंसिव जरूरत पड़ गई है और इसीलिए वो सुरक्षा की मुद्रा में है। एक केंद्रीय मंत्री बनाया है, जितेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस से बीजेपी में लेके आए हैं। आलोक जी, देखिए उपाध्याय जी, अगर आप ब्राह्मण की व्याख्या कर रहे हैं तो आप बटुक थे जो कि बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे, उनको पिटवाया गया। तब ब्राह्मणवादी इसे सरकार अखिलेश यादव की कहां चली गई थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा और 84 कोसों परिक्रमा को रोक लगाने वाले ये लोग थे, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये सबका अधिकार है अपने धर्म को मानने का, अपने में निभाने का। ये खाली तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, मुख्यमंत्री आवास के अंदर खाली रोजा अवतार करने वाले, ये खाली एक वर्ग की संतुष्टि करने के लोग के लिए इन्होंने जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार किया और ब्राह्मणों के जो स्थापित देवता हैं उनका अपमान किया। आप कैसे ये सहन कर सकते हैं कि आप भगवान श्री राम के मंदिर में आज तक मुलायम परिवार क्यों नहीं गया? क्यों नहीं यादव परिवार का कुनबा आज तक जो है अयोध्या के दर्शन करने गया? क्यों नहीं गांधी परिवार का एक भी आदमी जो है अयोध्या दर्शन करने गया? ब्राह्मण नाम के लूटने के लिए तो आप सब आगे हैं, जैसे कोई दुकान सची है कि आप लूट लेंगे, लेकिन ना, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। मैं फिर कहूंगा आपसे, ब्राह्मण अपराधियों का खात्मा चाहता है, ब्राह्मण अपना हक चाहता है और ब्राह्मण खाली विद्वान को पसंद करता है, लुटेरे को नहीं। एक लाइन में बोलूंगा मैं, केके जी एक लाइन में जवाब दे दूं, क्यों नहीं गया? तो आप मनोज जी, जी आलोक जी, जी मनोज जी बताइए। आज फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे पे जो मैं सबसे ज्यादा पिक्चर देख रहा हूं वो भगवान कृष्ण और सुदामा जी की देख रहा हूं।
यादवों को आप बताते हो? अरे हमने उस काल में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, कम से कम जातिवादी मत बनाओ। भगवान को जातिवाद से घोषित कर रहे हो। कहाँ हो? मनोज जी आप तो राम और कृष्ण में भी भेद करने लगे। ना 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 ना, मैं भेद नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों के सम्मान की बात। आदि देवता हमारे, आदि जो भी महाविष्णु के अवतार हैं कृष्ण जी, उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया था। कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई धर्म की व्यवस्था नहीं थी, केवल एक धर्म था, सनातन धर्म था उस समय। राम जी को पूछते हो, आप पूछो, हम कृष्ण जी को पूछते हैं, हम कृष्ण जी को पूछते हैं। हम राम में अगर आस्था में रखते तो दिवाली क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते? आपके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत है क्या? आप सर्टिफिकेट देंगे तब हम दिवाली मनाएंगे क्या? दिवाली क्यों मनाई जाती है आप तो बताइए ना जी, क्यों दिवाली मनाई जाती है? लक्ष्मी जी की पूजा करने मनाते हो क्या? नेता की बुद्धि में तरस आ रहा है जो भगवानों हमारे हिसाब से दिवाली की, मुझे लगता है ब्राह्मणों की इस लड़ाई में कोई रावण की प्रतिमा लगाने की बात न करने लगे। मुझे लगता है ब्राह्मणों की सियासत में कोई रावण की प्रतिमा लगाने की बात न करने लगे। गलत हो तो मुझे आप इस डिबेट में घसीट सकते हैं, बात बता सकते हैं। हम कह रहे हैं दिवाली हम क्यों मनाते हैं? भगवान राम के आगमन के लिए तो मनाते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा। हम तो नहीं कहते हैं, हमें सर्टिफिकेट नहीं देना है। और अगर आप हनुमान भक्त बनते, राम भक्त बनते हो तो अपना सीना फाड़ के दिखाओ, आपके सीने में है भगवान राम और भगवान के बीच में अंतर जो है जिस तरीके से प्रेस करना चाहते हैं, एक राक्षस को जो ये करना चाहते हैं, जिसने समाज में अत्याचार किया, यादव परिवार, यादव लोग भगवान राम को नहीं मानते, ये किसने आपको ठेका दे दिया? ऐसे लोगों को किसने टेंडर दिया आपको? कौन टेंडर दिया है? अरे हम चंदा चोर तो नहीं है, हम चंदा चोर नहीं है, हम पे आरोप चाहे जो लगा लो। हम भगवान राम के लिए उनके मंदिर का पैसा चोरी करने वाले लोग नहीं है। वी आर नॉट थीफ ऑफ भगवान राम। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें विनोद भारद्वाज जी से सवाल करता हूं। विनोद भारद्वाज जी, ये जो ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता गई, मुझे लगता है कि जब मंडल कमंडल की राजनीति का उदय हुआ उससे पहले तक यूपी की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में थी, लेकिन जैसे ही मंडल कमंडल की राजनीति का उदय हुआ उसके बाद से धीरे धीरे ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता जाती रही। हालांकि यह बात भी सही है कि सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व चाहे मंत्रियों के रूप में हो, चाहे उनके जो पद बांटे जाते हैं सरकार की ओर से, उसमें ब्राह्मण सत्ता के करीब बना रहा। और ब्राह्मण सत्ता चाहिए इसलिए उसने बसपा को भी एक बार शासन करने का मौका दिया। तो आज आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण किस जगह है? क्या ब्राह्मण हाशिए पे चला गया है? क्या ब्राह्मण वास्तव में हाशिए पे चला गया है? और आने वाले हालात क्या देखते हैं विनोद जी? देखिए, ब्राह्मण हाशिए पर राजनीतिक रूप से तो ये बात सही है कि चला गया है, लेकिन आज भी आप देखेंगे IAS है, उनके सेक्रेटरी है, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो चाहे वो जिले में हो, कहीं न कहीं ब्राह्मण है। लेकिन जो एक वॉइस हुआ करती थी या जो सम्मान हुआ करता था समाज में या सरकार में, वो सम्मान आज कहीं नहीं है। जैसा मैंने अभी भी कहा था कि कांग्रेस की सरकारें जब तक केंद्र में और प्रदेश में रही तब तक ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो ये समझता था उनकी बात सुनी जाती थी, उनकी समस्या सुनी जाती थी, उसका समाधान होता था। लेकिन आज जो असली समस्या है दूसरी सरकारों में वो ये है कि न उनकी बात सुनी जाती है, न उनकी समस्या का समाधान होता है। उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है। सरकार बनने के बाद जब वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं, चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो, चाहे बहुत बड़ी घटना हो या समाज की कोई समस्या हो, तो उस समय उसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। विनोद जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण को हाशिए पर रख दिया जाता है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं या किसी भी दल की सरकार रही हो कांग्रेस के अलावा, उन सभी सरकारों में ब्राह्मणों के साथ ऐसा हुआ है? आप स्पष्ट कर दें कि आप किसके लिए कह रहे हैं? मैं तीनों सरकारों के बारे में कह रहा हूँ, जो 3 सरकारें रही है, सपा की, बसपा की और बाद में भाजपा की भी। तो इन तीनों ही सरकारों में ब्राह्मणों की बाद में यही स्थिति होती रही है कि उनकी समस्या का समाधान करने को कोई तैयार नहीं है। उनसे वोट लेने को तैयार है, कोई समस्या आने पर उन्हें अपने साथ रहने को तैयार है, लेकिन जब उनकी समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो, चाहे ब्राह्मणों की कौन सी बात नहीं सुनी गई है या ब्राह्मणों से कहां पर अन्याय किया गया है, कृपया स्पष्ट कर दीजिए विनोद जी, आपने जो कि ब्राह्मणों को बीजेपी पे टिप्पणी करी है। देखिए, जहां तक
बसपा सरकार के समय की बात है। बसपा सरकार के समय में बहुत सारी कई बार ऐसी घटनाएं हुई और मेरे आगरा जिले में इतनी बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 20-25 गांव के लोग एक हुए और उन लोगों ने उस समय सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। एडीजीपी उस समय AK जैन थे। AK जैन से मैंने बात की, मैंने उनसे कहा कि इस मामले को आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देख लीजिएगा क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हो रही है इसमें ब्राह्मणों के खिलाफ। तब उन्होंने इसमें उस एक से स्पेशली अधिकारी भेजा लखनऊ से, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। तो ये उस समय की बात थी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के समय की सरकार की बात है, अगर आप सब लोगों को याद होगा UPSC के जो परीक्षाएं हुई उनके जो परिणाम आए और उस परिणाम के बाद में जो जांच जितनी होती रही उनमें देखा गया कि PCS में टॉप लेवल पे कितने लोग किस जाति से उसमें सेलेक्ट हुए थे। इस पर बहुत बवाल भी मचा, अखबारों में भी बहुत बवाल मचा, तब जांच गठित हुई। उसके बाद वो भी उस समय ठीक है, इसका जवाब मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज जी, ये बात तो सही है कि उस समय जो भर्तियां हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो भर्तियां हुई, उनको लेकर के आज भी सवाल उठते हैं। तमाम जांचें आज भी उनको लेकर के चल रही हैं कि एक जाति विशेष के लोगों को उसमें भर लिया गया। ये सवाल हमेशा उठते रहेंगे मनोज जी। और इसके अलावा जो ब्राह्मणों की बात है, ये अचानक चुनाव के समय ही क्यों आती है मनोज जी? देखिए उपाध्याय जी, आरोप बिल्कुल गंभीर रूप से लगाया गया समाजवादी पार्टी पे और उस पर मुकदमा भी है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 86 में से 56 यादव SDM बना दिए गए। सभी प्रबुद्ध लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं। मौजूदा सरकार बीजेपी की है। उन 5 सालों में 86 अगर SDM की भर्ती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं वो लिस्ट अभी जारी करा दीजिए। 1 घंटे का काम, अगर मेरी सत्ता होती तो 10 मिनट में अभी मैं जारी कर देता कि कौन लोग हैं वो 56 यादव। और अगर नहीं है तो कृपया करके ये आरोप लगाना बंद करिए। हाँ, किसी आयोग का अध्यक्ष अगर बना दिया गया यादव को तो ये दर्द हुआ लोगों को, इस पे दो राय नहीं है, मैं उस बात को समझ भी सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, हमारे विनोद जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया, चूंकि वो हो सकता है और घबराते हो, डरते हो सरकार के सामने सवाल पूछने से। मैंने कहा ना कि जब से उत्तर प्रदेश का उदय हुआ, लोकतंत्र बहाल हुआ, तब से विनोद जी डरते नहीं है। विनोद जी को मैं जानता हूँ, विनोद जी डरते नहीं है। विनोद जी अपने जमाने के बहुत धाकड़ पत्रकार रहे हैं, वो डरते नहीं है। सर उपाध्याय जी, अरे अब डरना पड़ेगा। बीजेपी ब्रजेश मिश्रा के चैनल पे छापे पड़ जाते हैं, उनके एम्प्लॉइज के घरों पे छापे 40-40 घंटे पड़ते हैं। कहाँ है आपको डरना पड़ेगा, आपको भी डरना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि उन्नाव में एक ब्राह्मण पत्रकार को कैसे लतियाया और झपड़ियाया गया एक ADM के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई की ये बता दो। वीडियो सामने है सबके। अभी इसमें किसी तरीके की कोई बात छुपी नहीं है। क्या कार्रवाई हुई कि नहीं? खुशी दुबे के साथ जो अत्याचार हुआ, उसको जेल जाना, उस पर मुकदमा दर्ज करना, ये अत्याचार विजुअल है। इनविजिबल क्या अत्याचार हुआ है, किसी की हिम्मत है कहने की सरकार के सामने? नहीं है। मैं भी शायद मजबूर हूं। मेरा बहुत सारे ब्राह्मण मित्र हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो बातें बताई हैं मैं टीवी चैनल पे नहीं कह सकता। मैं बंधा हुआ हूं उस मजबूरी में। जो अत्याचार उसके साथ हुआ, किसी की हिम्मत है कहने की सरकार से? और कोई होती सरकार, अब तक वो सरकार गिर जाती, ये मैं दावे के साथ करूंगा। सरकार गिर जाती जो अत्याचार उस महिला के साथ। ठीक है, आलोक जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक जी के बाद हम उमाशंकर पांडे जी के पास जाएंगे, उनसे हमारा संपर्क कट गया था। आलोक जी, मनोज यादव जी की बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, उनको लेकर के आपका और आपकी पार्टी का क्या सोचना है? उपाध्याय जी, मुझे मनोज जी की बात का बड़ा अफसोस है कि उन्होंने आज रावण को महिमा मंडित करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि कहीं ये रावण के अनुयायी ना बन जाए। उसी दिशा में चल जरूर पड़े हैं, लेकिन मेरा इनसे कहना है कि भगवान राम का नाम लीजिए, राम नाम सुमिरन करिए, रावण का नाम सुमिरन मत करिए। आपका घर और परिवार सब सुरक्षित रहेगा भगवान राम के नाम से। रावण के नाम से मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान श्री राम के नाम से मोक्ष मिलेगा। और मुझे अच्छा लगता है मनोज जी, आप अपने नेताओं की करने की माफी आप खुद मांग लेते, अपने नेताओं की मांग लेते। क्या मुझसे गलती हुई? मैंने अयोध्या में भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को रावण की मृत्यु के उपरांत उससे कुछ राजकाज का ज्ञान लेने के लिए भेजा था। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकराचार्य जी को
वाराणसी में पिटवाया, तो आप कम से कम इस शर्म से, इस अपराध बोध से आप छूट जाते। आपके नेता नहीं छूटेंगे मनोज जी। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। रावण की आराधना ना करिए, राम की आराधना करिए। राम जो है तारण मंत्र है, राम नाम। भगवान शिव काशी में तारण मंत्र देते हैं, ये तारक मंत्र है, इससे आपको जो है मोक्ष मिलेगा। इसलिए रावण की आराधना मत करिए। ऐसा है, जातिवाद के बोझ में इतना मत फंस जाइए कि जो है अपने जो है समाज को ही आप बिखेर दीजिए। आज उपाध्याय जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे, 2007 से उत्तर प्रदेश की जनता ने इस जातिवाद को उखाड़ के फेंक दिया है। जितनी भी सरकारें आई है, चाहे बसपा की आई हो, चाहे सपा की आई हो, चाहे बीजेपी की आई हो, सारे धर्मों के लोगों ने वोट दिया है। क्योंकि एक धर्म को छोड़ करके या किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके सरकार नहीं बना सकता आज के जमाने में कोई। लेकिन क्या कारण है, अखिलेश यादव को सरकार में आने के बाद 2012 में, ठीक 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनावों में, लोगों ने उनका असलियत जान ली कि किस तरह से अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को बोलबाला दे रहे हैं। इनको हाशिए पे पहुंचा दिया, 5 सीटों पर पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें दी थी। इसके बाद 5 साल के बाद इनका चुनाव हुआ। अखिलेश यादव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 5 साल के अपने चलाए हुए कार्यक्रम के आधार पर वोट मांगते। ठीक है, हम कांग्रेस के उमाशंकर जी से सवाल ले लेते हैं। उमाशंकर जी, मैं आपसे पहले भी मैंने पूछा था कि अब ये जो मंडल कमंडल की राजनीति हुई, उसके बाद अचानक से कांग्रेस हाशिए पर जाती गई और उसके बाद कभी कांग्रेस उभर नहीं सकी। उसकी वजह क्या रही? क्या सांगठनिक कमजोरी रही, या फिर आपके जो बड़े नेता हैं वे सिर्फ चुनाव के टाइम पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं? तो ऐसे में कौन वोट देगा? न ब्राह्मण आपके साथ आएगा, न अन्य कोई जाति आपके साथ आएगी। उमाशंकर जी, देखिए उपाध्याय जी, मेरी बात कर रही थी, आपको बताता हूँ। पिछले 2 सालों से आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा, चाहे वो हाथरस का मामला था जहां पर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, चाहे वो शाहजहांपुर उन्नाव का मामला था, लखनऊ में पदयात्रा करती हुई प्रियंका गांधी जी, चाहे मैं उम्बा की बात कर रहा था, वहां पर धरना देती हुई आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आपको हर जगह प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी ही दिखाई दिए। मुझे बता दीजिए किस पार्टी का नेता जो है आपको सड़क पर किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष करता नजर आया? और रिकॉर्ड बनाया है अजय कुमार लल्लू जी ने, 70 से ज्यादा बार उनको 1 साल में गिरफ्तार किया है और इतनी ही बार FIR दर्ज किए गए हैं। ये फ्री में नहीं मिले हैं, ये ऐसे नहीं है। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और उनके डर का ये प्रतीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अत्याचार इस सरकार में सभी के ऊपर बढ़े हैं और संगठित तरीके से, ये नहीं है कि असंगठित अपराध हो रहे हैं, संगठित तरीके से पुलिस के माध्यम से ये बहुत बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। संजीत यादव का हत्याकांड याद करिए, पुलिस भी कर लिया था। इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा का हत्याकांड याद करिए, मणिलाल पाटीदार SP आज तक नहीं पकड़े गए। आप गाजियाबाद का याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, पत्रकार जोशी को मार दिया गया था। और जो ब्राह्मण विरोध इनके DNA में है, उस पर मैं बताता हूँ। 5 ब्राह्मणों को गुंडा जला दिया गया था प्रतापगढ़ में। योगी जी 1 हफ्ते से ज्यादा लगा दिए संवेदना के 2 शब्द बोलने की, वहां जाने की बात तो छोड़ दीजिए। और मैं जिस DNA की बात कर रहा था, के उपाध्याय जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद से जिन्होंने राजधर्म की बात की थी योगी मोदी जी के लिए, मुख्यमंत्री बने हरेन पांड्या को याद कर लीजिए, गुजराती ब्राह्मण। के उपाध्याय जी, आप बड़े पत्रकार हैं, हरेन पांड्या कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी हत्या हो गई और क्या क्या खेल हुए आप जानते हैं। प्रदीप शर्मा IAS ऑफिसर गुजरात के, उनके साथ क्या हुआ, जेल भेज दिया गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। संजीव भट्ट IPS ऑफिसर, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, आज तक उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। संजय जोशी जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र थे, उनका राजनीतिक करियर इन्होंने खत्म कर दिया। और छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को किस तरीके से अपमानित करके भेज दिया गया। उपाध्याय जी, मेरठ में आयुर्वेद की क्लिनिक चलाने को। आपकी बातों का जवाब आलोक जी से ले लेते हैं। आलोक जी, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस के उमाशंकर पांडे जी ने लगाए हैं। मैं चाहता हूं आप ही उसका जवाब दें। आलोक जी, जरूर मैं जवाब देना चाहता हूं। उमाशंकर पांडे जी एक तरीके का भ्रम फैला करके, झूठ बोलकर जिस तरह राजनीति कर रहे हैं, उन्हें उसके तथ्यों के आधार पर, उनके पास इतने सारे तथ्य हैं, उनको तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए।
तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन सारे चीजों को खुलवाना चाहिए जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। मुझे मालूम है झूठे आरोप लगाना इस कांग्रेस की पद्धति है। इनके नेता स्वयं राहुल गांधी जी, सुप्रीम कोर्ट में, देखिए पांडे जी मैंने आपको टोका नहीं है, पांडे जी मैंने आपको टोका नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। पांडे जी मैंने आपको टोका नहीं, अपनी बारी बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा पांडे जी, अपनी बारे में बोलिएगा। जनता में कहीं दिखते नहीं है। आलोक जी को बोलने दीजिए, उमाशंकर जी आलोक जी को बोलने दीजिए। उपाध्याय जी देखिए, भारतीय इतिहास में कोई ऐसा राजनेता नहीं है जिसने झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा हो। झूठ बोलने के लिए खाली एक राहुल गांधी को लताड़ा और राहुल गांधी को झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी। उनकी विश्वसनीयता ही को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसी के अनुयायी इनके पार्टी के विधायक है जो पांडे जी इस तरह की अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तथ्य है, तथ्य को मीडिया को दे दीजिए, तथ्य है सुप्रीम कोर्ट में रेड कर दीजिए, आप न्याय आपको मिलेगा। इसलिए कहते झूठ बोलना बंद कर दीजिए, मेरे बच्चों की बात करना बंद कर दीजिए। किस तरीके से एक प्रदेश के चुने मुख्यमंत्री को आपकी कांग्रेस सरकार ने उस समय आज के प्रधानमंत्री मोदी जी को किस तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया था, किस तरह से निर्देश दिए गए थे, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं मिला। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जानबूझ करके 12 साल तक उनको प्रताड़ित किया, लेकिन एक सबूत नहीं पेश कर पाए, जबकि केंद्र में इनकी सरकार थी। इसलिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए। झूठे राहुल गांधी के प्रवक्ता, हम यूपी तक केंद्रित रहते हैं। आलोक जी यूपी तक देखिए, मुझे उपाध्याय जी खुशी होती कि अगर आप कांग्रेस इनके रोक देते जिस समय वो बहुत दुनिया भर की बातें जहां कर रहे थे। सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का चरित्र ने देखा है किस तरीके से श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को जो है कुछ नहीं समझते हैं। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा जाती है कुंभ में स्नान के आचमन करने के लिए, अपने दादा की कमर पर नहीं जाती है। फिरोज जहांगीर वहां पर लेते हैं प्रयागराज के अंदर फिरोज जहांगीर की कमर पर नहीं जाती है, धर्म पूछा जाता है। तो राहुल गांधी लोग ब्राह्मण बताते हैं, कपड़ों के ऊपर पहन लेते हैं, कपड़ों के ऊपर पहनने वाले राहुल गांधी, मैं पूछ रहा नहीं है ठीक है। मनोज जी बहुत देर से देख रहे हैं, मनोज जी बहुत देर से सुन रहे हैं। मनोज जी ये बताइए, क्या ये जाति की राजनीति जरूरी है? क्या हम जो तब सभी दलों के लिए है मेरा कि क्या सभी दलों को जाति का नाम लेके राजनीति करना जरूरी है? देखिए उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बिल्कुल पूरी तरीके से वैसे ही सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, ये सत्य है। जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश बिहार में होती है। एक प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 2017 में किया कि हम डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे। तो जब हम डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त बीजेपी के लोग जातीय समीकरण सही कर रहे थे और जाति के आधार, धर्म के आधार पे बांटने का प्रयास कर रहे थे, वो उसमें सफल हुए। दरअसल में उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत है, जो हमारी तमाम सारी परंपराएं हैं, वो धार्मिक रूप से प्रबल हैं। इस वजह से वो सारी चीजें आज भी बहुत ज्यादा समाज में व्याप्त है। इसको खत्म करना है, प्रबुद्ध समाज ही खत्म करेगा, आने वाले समय में खत्म करेगा। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, क्या विवेक तिवारी की हत्या की जाती है? अरे फिर आप बीच में बोले, अभी आप ज्ञान दे रहे थे कांग्रेस के बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। रुक जाइए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ अरे रुक जाइए। आलोक जी उनको जवाब पूरा कर लेने दीजिए। आलोक जी आपको मैं मौका दूंगा, मनोज जी को जवाब पूरा कर लेने दीजिए। मनोज जी आप समय में बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ उपाध्याय जी, जब विवेक तिवारी एक एप्पल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर, उनको बिना अपराध के उत्तर प्रदेश की पुलिस ठोक देती है, वो किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। एक 17 साल का बिक्रू कांड का जो उनके खिलाफ तो फिर आप मार दो, जेल तो सभी भेज देंगे, इसमें कौन सी बात है? बीच में मत बोलो। 16 साल का एक बच्चा, जिसको अगर कोई 16 साल का बच्चा अपराधी होता है तो उसको लेकिन क्या किया पुलिस योगी के आदेश ब्राह्मणों बच्चे गोलियों से खून देती है? क्या ये उत्तर प्रदेश में कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं हुआ। लगातार बीजेपी ने ब्राह्मणों की हत्याएं कराई हैं। आजमगढ़ के 2 अपराधी थे। आलोक जी मैं आपको मौका दूंगा, आलोक जी उनको बोल लेने दीजिए। मनोज जी, अरे अपराधी, मैं कहता हूं अगर मुकदमों के हिसाब से अपराधी है तो योगी आदित्यनाथ और इनके उप मुख्यमंत्री भी अपराधी थे। क्या उनको पकड़ के कोई भून दिया क्या? उनके भी न्यायालय में, कोर्ट में तमाम सारे मुकदमे चले। अब वो अपने आप मुकदमे वापस ले ले, वो अलग बात है। तो ब्राह्मण जो भी, अगर वो 2 अपराध, उस पर 2 भी केस है तो आप पकड़ के गोली मार दोगे?
ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं हुआ। समाजवादी इसका विरोध कल करते थे, आज करते हैं, कल करेंगे। मनोज जी समय कम है। मैं आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मनोज जी की बात का जवाब दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है, आप सिर्फ 10 से 20 सेकंड में। जी आलोक जी। अब हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, हम उन अपराधियों में न जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे। हमारा फर्ज है जो जनता है प्रदेश की उसको जो स्थिति रखना, उनको जो कम करेगा उसको जरूर जो है सजा दिलवाई जाएगी। और ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद वाली ये गुंडे वाली पार्टी है जो इन लोगों को गुंडों को प्रश्रय देती रही है। ये वही पार्टी है जो मुझे मिश्रा खड़ी होती है। ये अपराधी है जिन्होंने। उमाशंकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमाशंकर जी बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करिए। जी उमाशंकर जी। दुखों के खिलाफ आज तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है और सरकारों में सचिव दिनेश सिंह ने कहा था उसका कोई दोष नहीं, उसको हम छोड़ देंगे। आज तक उसको विदाउट चार्जशीट जहांगीर के बारे में बता दीजिए। प्रयागराज में आज तक क्यों नहीं गए गांधी परिवार वहां पे? फिरोज जहांगीर जैसी क्या दुश्मनी थी, उसके वंशज क्यों नहीं गए वहां पे? फिरोज जहांगीर के वंशज प्रयागराज क्यों नहीं गए? ये तो पांडे जी बता दो। फिरोज जहांगीर के वंशज। समय समाप्त हो रहा है और ब्राह्मणों की ये जो सियासत है, जो आज गर्मी दिखाई दे रही है, ये गर्मी तेजी से बढ़ती जाएगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम फिर इसी तरह के किसी मुद्दे पे आप सब लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ये थी ब्राह्मणों की सियासत की राजनीति। एनकाउंटर में यदि कोई अपराधी भी मारा जाता है तो इस समय यूपी में ब्राह्मणों की सियासत को लेकर माहौल गर्म हो जाता है। ब्राह्मणों को लुभाने में हर कोई लगा हुआ है। अब कौन सा दल सफल होता है, कौन सा विफल होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।